वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 21 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड नॉट रिक्वायर अ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IS 8 रिक्वायरमेंट जो है। अब पहला पॉइंट है, इन लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेंट्रीज वर अंडर स्टेटेड बाय अ मटीरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। तो ये प्रायर पीरियड एरर है और इसकी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी, तो इसमें तो प्रायर पीरियड जो है एडजस्टमेंट होगी। सेकेंड है, कंपनी हैज़ चेंज इट्स अलाउंस फॉर इरिकवरेबल रिसीवेबल फ्रॉम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट टू एवरीथिंग ओवर 120 डेज ओल्ड। तो ये एक एस्टिमेट का चेंज है, तो इसमें प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, तो इसमें प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो वन ऑफ द ऑप्शन वुड बी बी। सी, a new accounting standard has been issued that requires the company to change its accounting policy but gives no guidance on the specific application of the change itself। तो अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं हैं तो फिर IS 8 अप्लाई होता है, और IS 8 की जो डिफ़ॉल्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और इसकी भी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यानी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होगी। डी है, अ कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस टू द रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो एस्टिमेटेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन से जो बेनिफिट हमें राइज होने होते हैं एसेट से, उस पर बेस कर रहा होता है, तो दिस इज चेंज इन एस्टिमेट। तो जो दो आइटम्स हमारे पास चेंज इन एस्टिमेट हैं वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अकॉर्डेंस विद IS 8 हाउ इज अ चार्ज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटेड फॉर। सो फर्स्ट है कि बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर्स बट नॉट द प्रीवियस ईयर फिगर्स, दिस इज करेक्ट। लेकिन बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर्स एंड द प्रीवियस ईयर फिगर्स, ये गलत बात थी इसमें। नो अल्ट्रेशन ऑफ एनी फिगर्स बट डिस्क्लोजर इन द नोट्स, एस्टिमेट चेंज होता है तो फिगर्स पे तो फर्क पड़ता ही है। नीदर अल्ट्रेशन ऑफ एनी फिगर्स नॉट डिस्क्लोजर इन द नोट्स, चेंजेस इन एस्टिमेट में करंट ईयर की फिगर्स भी जो है चेंज होती हैं, फ्यूचर पीरियड की भी चेंज हो सकती हैं, और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी हैं, तो ये बात भी गलत हो। सो ऑप्शन ए इज ओनली अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 3 है, अकॉर्डिंग टू IS 8 हाउ शुड अ मटीरियल एरर इन प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट पीरियड। तो मटेरियल एरर जो प्रीवियस ईयर्स में होता है उसे हम प्रायर पीरियड एरर कहते हैं, और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी होती है, और फिर हमें उसके डिस्क्लोजर नोट के अंदर भी उसके इम्पैक्ट्स को डिस्क्लोज करना होता है, नेचर को और इफेक्ट्स को। सो पहला ऑप्शन है, बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ द एरर इन अ नोट। तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी है तो करंट पीरियड में नहीं होगी। सेकेंड है, बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड एज अ मूवमेंट ऑन रिजर्व एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ द एरर इन नोट। तो करंट पीरियड में नहीं होगी, इधर इन रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस। थर्ड है, बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रीवियस पीरियड एट देयर करेक्ट वैल्यू एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ द एरर इन अ नोट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, यही हमारा आंसर होगा। डी में देखते हैं कि बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रीवियस पीरियड एट देयर करेक्ट वैल्यू, करेक्ट, बट विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर। क्योंकि डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज डिटरमिन्ड बाय IS 8। तो पहला है, इंक्रीज द अलाउंस फॉर इरिकवरेबल रिसीवेबल्स फ्रॉम 5 to 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, ये चेंज इन एस्टिमेट है। और सेकंड, ये तो फिर आंसर नहीं होगा हमारा। चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री फ्रॉम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टू एवरेज कॉस्ट, ये IS 2 के अंदर हमारे पास चॉइस है मेजरमेंट की, और मेजरमेंट की बेसिस अगर चेंज होती हैं तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दैट वुड बी द आंसर। सेकंड है, थर्ड है सी पार्ट जो है, चेंज द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, तो डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज इन एस्टिमेट, और यूजफुल लाइफ का चेंज होना जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है वो भी चेंज इन एस्टिमेट है। फिफ्थ है, इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड बाय एन एंटिटी। तो किन सिचुएशंस में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आप कर सकते हैं। इसमें दो हैं, एक तो ये होता है कि जब IFRS रिक्वायर करे, और दूसरा वॉलेंट्री चेंज होता है जो कि मर्जी से नहीं कर सकते। उसमें ये है कि जब आप समझते हो कि जो चेंज है वो
रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी यूजर्स के लिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS, if entity thinks that the new accounting policy would be easier to report is not a criteria. If a new accounting policy would show more favorable results, manipulation तो specifically जो है वो prohibited है, तो just for favorable results आप नहीं करेंगे. If a new accounting policy results in more reliable and relevant presentation, now this is correct, so A and D would be correct answers. Question 6 है, which one of the following would be treated under IS 8 as a change of accounting policy? A change in valuation of inventory from a weighted average to FIFO basis. IS 2 में ये measurement basis का जो change है, that is change in accounting policy, ये आंसर होगा. जो depreciation method है ये जो है change in estimate है. Adoption of revaluation model change in policy है, लेकिन इस पर IS 8 अप्लाई नहीं होता. रिवैल्यूएशन मॉडल जब आप अडॉप्ट करते हैं तो आप IS 16 या IS 38 अप्लाई करते हैं, IS 8 उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ऑल्दो दिस इज चेंज इन पॉलिसी. और डी है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विच हैव अराइजन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जो ट्रांजैक्शन पहली बार हो रही है उसमें आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो नहीं कर रहे. फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन यू आर सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग द फर्स्ट टाइम पॉलिसी, देयर इज नो चेंज इन पॉलिसी. क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी in accordance with IS 8? So adjusting the financial statement of a subsidiary prior to consolidation as its accounting policies differ from those of its parent, that is normal consolidation procedure, that is not change in accounting policy. B है, a change in reporting depreciation charges as cost of sales rather than as administrative expenses. तो ये basically डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चेंज, अगर ये प्रेजेंटेशन का चेंज है तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अदरवाइज भी इसकी अगर IS 1 भी इस पर अप्लाई करें रिक्लासिफिकेशन का रूल अप्लाई करते हुए, तो तब भी इसमें जो है वो पॉलिसी जैसे ही चेंज है कि आप प्रेजेंटेशन का चेंज कर रहे होंगे तो आप कंपेरेटिव्स को भी चेंज करेंगे. सो ये जो है चेंज इन पॉलिसी कंसीडर हो सकता है. सी है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रादर देन स्ट्रेट लाइन, दिस इज क्लियरली नॉट पॉलिसी चेंज, ये एस्टिमेट का चेंज है. एंड रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू NRV ड्यू टू वैलिड एडजस्टिंग इवेंट. तो NRV पे जो राइट डाउन है NRV एस्टिमेट की जाती है, और एस्टिमेट में अगर चेंज आता है और आप राइट डाउन रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज वंस अगेन चेंज इन एस्टिमेट. तो सो ओनली अप्रोप्रिएट आंसर जो इसमें बनता है या मोस्ट अप्रोप्रिएट कह लें तो दैट इज ऑप्शन बी. Question 8 है, which of the following items is a change of accounting policy under IS 8? Classifying commission earned as revenue in the statement of profit or loss, having previously classified it as other operating income. ये इसकी जो प्रेजेंटेशन का चेंज है, रेवेन्यू और अदर इनकम जो है वो यूजर्स के लिए बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. ऑल्दो के इस जो चेंज से आपके प्रॉफिट की फिगर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट रेवेन्यू की फिगर एक इंपॉर्टेंट फिगर है और उसके अंदर जब चेंज आ रहा है तो ये प्रेजेंटेशन का चेंज है, इट वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीजेस फ्रॉम अ प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश, तो ये एक एंटिटी की जो है कह लें कि फाइनेंसिंग पॉलिसी है कि वो किस तरीके से एसेट अपने परचेज करना चाहते हैं, तो इसको और उनको किस तरीके से फाइनेंस करना चाहते हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द अकाउंटिंग पॉलिसी. सी पार्ट है, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरी इन्वेंट्री इन लाइन विद ग्रुप पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन व्हेन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जो सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट की जाती हैं, दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल कंसोलिडेशन प्रोसीजर, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है. रिवाइजिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, तो यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेट, चेंज इन इट वुड बी चेंज इन एस्टिमेट. Question 9 है, the directors of Tom Limited are disappointed by the draft profit for the year ended 30th September 2013. The company's assistant accountant Jerry has suggested following. A major item of plant that cost rupees 20 million to purchase and install on 1st October 2010 is being depreciated on a straight line basis over 5-year period. On 1st October 2012, the production manager believed that the plant was likely to last 8 years. तो पहले आप अगर 5 years पर कर रहे हैं तो अब आपकी जो लाइफ है वो 3 साल से बढ़ रही है from the date of its purchase. Jerry believes that as the useful life estimate has increased, the previous year's depreciation was overstated and its depreciation expense should be reversed in current year, leading to increased profit. जो कि अप्रोप्रिएट सजेशन नहीं है, आप प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन को चेंज नहीं कर सकते. चेंज इन एस्टिमेट में रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं की जाती.
हाँ, जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट होगी उसको रिमेनिंग लाइफ पर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उससे जब लाइफ बढ़ रही है तो डेप्रिसिएशन चार्ज डेफिनेटली कम हो रहा होगा. What is the nature of change being proposed by Jerry and how should it be applied? तो ये चेंज इन हमारा जो है अकाउंटिंग एस्टिमेट है और इसमें प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होनी चाहिए. सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 10 है, इफ इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू मेक अ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें ये देखना होता है कि अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड जहाँ से हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें वहाँ से हम अपने चेंज को अप्लाई कर देते हैं. सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. Which two of the following would be treated as a change of accounting policy? Entity has received its first government grant and is applying the deferred income method. तो प्रेजेंटेशन जो है वो डेफर्ड इनकम मेथड से कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम मिली है तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, दैट इज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम. एंटिटी हैज़ रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टीज, अप टू नाउ दे हैड ऑल बीन कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट इस पर IS 8 अप्लाई नहीं होता, इस पर IS 16 अप्लाई होगा. एंटिटी हैज़ reclassified डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन का चेंज है, तो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी में आ जाएगा. एंटिटी हैज़ इंक्रीज्ड इट्स इरिकवरेबल डेट अलाउंस फ्रॉम 10 to 12%. ये चेंज इन एस्टिमेट है, ये पॉलिसी का चेंज नहीं समझा जाएगा. 12 है, करेक्टिंग द recognition, measurement and disclosure of amounts in financial statement if a prior period error had never occurred. तो बेसिकली रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं जब एरर पे अप्लाई करते हैं, और अगर पॉलिसी इसी तरीके से अप्लाई कर रहे हो तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का वर्ड यूज होता है. यहाँ पे क्योंकि एरर का कॉन्टेक्स्ट है तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट वुड बी करेक्ट आंसर. Question 13 है, specific principles, basis, conventions, rules and practices applied in presenting financial statements. This defines, ये precisely IS 8 में accounting policies की definition है. Adjustments of the carrying amount of an asset or a liability or the consumption of an asset as a result of change in assessment. This is the definition of change in accounting estimates under IS 8. Applying a new policy to transactions as if that policy had always been applied. तो ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहलाता है. एरर के लिए वर्ड रीस्टेटमेंट यूज होता है, पॉलिसी को जब हम अप्लाई करते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहलाती है. The directors of Tom Limited are disappointed by the draft profit for the year ended 30th September 2013. The company's assistant accountant Jerry has suggested following. A major item of plant that cost rupees 20 million to purchase and install on 1st October 2010 is being depreciated on straight line basis over a 5-year period. On 1st October 2012, the production manager believed that the plant was likely to last 8 years in total from the date of its purchase. तो useful life extend हो रही है, depreciation expense reduce हो जाएगा. Jerry believed that as the useful life estimate has increased, the previous year depreciation was overstated. इसकी retrospective जो है application नहीं होती, so ये जो suggestion है ये incorrect है. And it depreciation expense should be reversed in current year, leading to increased profit. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स नहीं होगा पिछले सालों का, हाँ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लोअर हो जाएगा एक्सटेंडेड यूजफुल लाइफ की वजह से, और उससे प्रॉफिट में इंक्रीज थोड़ा सा आ सकता है. एडजस्टिंग फॉर द चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ करेक्टली, what will be the carrying amount of the plant at 30th September 2030. तो इसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एक कैलकुलेशन बना लेंगे. 1 अक्टूबर 2010 को हमने प्लांट एक्वायर किया फॉर 20 मिलियन. तब इसकी लाइफ हमने जो है 5 ईयर्स ली थी, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 11 and 12 तक की. तो 20 डिवाइड बाई 5 ईयर्स फॉर 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन 8 की बनती है, और 2012 1 अक्टूबर को हमारी कैरिंग अमाउंट होगी 12 की. अब ये जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है इसको रिमेनिंग लाइफ में, क्योंकि अब रिवाइज लाइफ आपके पास है 8 ईयर्स, जिसमें से 2 साल अगर गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग रहेगी 6 ईयर्स. तो 12/6, 2 की डेप्रिसिएशन इस साल में चार्ज होगी और एसेट रिफ्लेक्ट होगा 10 मिलियन की वैल्यू पर. दैट इज आवर आंसर. Question 17 है, इमार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट ऑन January 1, 2011 for rupees 11,20,000. At this date, the useful life of the asset was estimated at 10 years, after which it can be sold for rupees 120,000, जो कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू है. However, during 2013, that is 11 and 12 के बाद 13 आ गया, ITL estimate the remaining useful life of this plant as 6 years.
जबकि 10 में से 2 साल निकालें तो रिमेनिंग लाइफ बेसिकली 8 ईयर्स होनी चाहिए थी, अब 6 ईयर्स रह गई. एंड एक्सपेक्ट टू फेच रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹170,000. So there is some increase in residual value estimate. ITL uses straight line method for depreciating such plants. Calculate the amount of depreciation for 2018. So पर ईयर डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2011 में जो है हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लेंगे. ओवर 10 ईयर्स अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 100,000 की आएगी और 2012 में भी सेम आएगी. तो अब हमारा एसेट बाकी रह जाएगा 920,000 का. और ईयर 2013 में जो हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 920,000 में से 170,000 की रेजिडुअल वैल्यू निकाल कर रिमेनिंग लाइफ ऑफ 6 ईयर्स पर होगी 125,000. नाउ सेम डेप्रिसिएशन वुड कंटिन्यू क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है. तो 2014, 15, 16, 17, 18 तक सेम डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करेगी एंड द आंसर वुड बी 125,000. Question 18 है a company is preparing its financial statement for the year ended 31st December 2019 and discovered that in previous years following amounts were incorrectly capitalized in an intangible asset with indefinite useful life. तो 2018, 17, 16, 15 का डाटा गिवन है. एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है. व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2018 कंपैरेटिव पीरियड के स्टार्ट पे फॉर करेक्शन ऑफ अबव एरर. तो 2018 हमारा कंपैरेटिव पीरियड है. उसके अलावा जो हमारे पास पीरियड है 443, तो जो हमारे कंपैरेटिव पीरियड से पहले की अमाउंट है ये टोटल 11 मिलियन बनती हैं. और 30% टैक्स लेस कर दें तो हमें 70% अमाउंट का इफेक्ट नेट बच जाएगा. तो 11 मिलियन इंटू 70%, 7.7 मिलियन का इफेक्ट हमें ओपनिंग रिटर्निंग के अंदर देना चाहिए. तो 11 मिलियन बेसिकली जो है टोटल इफेक्ट है. उसमें से 30% टैक्स का इम्पैक्ट निकाल दें तो जो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट है वो 7.7 मिलियन का होगा. क्वेश्चन 19 है कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 and discovered that in previous years following amounts were incorrectly capitalized in an intangible asset with indefinite useful life. तो अमाउंट्स गिवन है. एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है. कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018 फॉर करेक्शन ऑफ अबव एरर. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो 2018 में एरर हुआ था उसी को हमें करेक्ट करना होगा. लेकिन 30% टैक्स रेट है तो हम 5 का 70% लेंगे 30% लेस करके. दैट वुड बी 3.5 मिलियन और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर इम्पैक्ट होगा. क्वेश्चन 20 है मोस्ट ऑफ द एंटिटीज कंपेटिटर्स वैल्यू देयर इन्वेंट्री यूजिंग द एवरेज कॉस्ट बेसिस वेयर एज द एंटिटी यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस. द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 30th September 2013 on the FIFO basis is rupees 20 million. However, on FCO basis it would be valued at rupees 18 million. तो बेसिकली शिफ्ट करते हैं तो 2 से कम हो जाएगी. However, by adopting the same method as its competitors, the inventory at 30th September, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है यानी हमारे लिए ओपनिंग इन्वेंट्री was reported as rupees 15 million. However, on the FCO basis it would have been reported at 13.4 million. So that is a decrease in opening inventory by 1.6 million. What will be the effect of the change on profit for the year ended 30th September 2013? तो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 2 से. और जब हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री में डिक्रीज होगा तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो 2 से प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, 1.6 से प्रॉफिट बेसिकली इंक्रीज हो रहा है. और प्रॉफिट में जो नेट डिक्रीज है दैट इज 0.4 मिलियन. क्वेश्चन 21 है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज. इस पर तो IAS 8 टोटली अप्लाई होता है. इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इस पर IAS 8 अप्लाई नहीं होगा. इस पर IAS 16 की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो अप्लाई होंगी. तो यही हमारा आंसर है. सी है चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, इस पर भी IAS 8 अप्लाई होगा. नन ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट क्योंकि बी ऑप्शन जो है हमारे पास आ गया जिस पर एप्लीकेबल नहीं है IAS 8 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. सो ये हमारे क्वेश्चन थे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.